हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। क्या बेवफाई आपकी शादी या आपके रिश्ते को बचा सकती है? एग्जैक्टली यही बात कही है एस्थर पेरेल ने। एस्थर पेरेल है कौन? ये दुनिया की एक जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं और इनकी एक किताब है द स्टेट ऑफ अफेयर्स रीथिंकिंग इनफिडेलिटी, यानी बेवफाई को एक नए एंगल से देखने की कोशिश की गई है। इनका 40 साल का तजुर्बा है एज अ साइकोथेरेपिस्ट और एज अ रिलेशनशिप काउंसलर। मैं खुद भी इनको बहुत सुनता हूं, इनको बहुत पढ़ता हूं। कमाल की खातून है दोस्तों। वो कहती क्या है इस किताब में? आप जरा सोचिए कि आपके पार्टनर ने बेवफाई की है, आपका दिल टूट गया है, सब आपको यही मशवरा दे रहे हैं कि उसको छोड़ दो, बल्कि उसको बेइज्जत करके छोड़ दो। मगर अगर मैं ये बताऊं कि बेवफाई यानी इनफिडेलिटी आपकी शादी को बचा भी सकती है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, यह है एस्थर पेरेल का एटॉमिक आइडिया, द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसमें इस किताब में बेवफाई को जस्टिफाई नहीं किया गया। यह नहीं कहा गया कि बहुत अच्छी चीज है, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन आपको समझने पर मजबूर करेगी किताब और आपको समझना चाहिए। और दोस्तों, आपके हर उस ख्याल और हर उस सवाल का जो जवाब है वो इस किताब में, बल्कि आपके हर उस ख्याल को उखाड़ फेंकेगी जो आपको प्यार, धोखे और हैप्पीली एवर आफ्टर के बारे में अब तक सिखाया गया था। दोस्तों नाजरीन, हमारे कल्चर में बेवफाई बहुत खतरनाक समझी जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी इस रीजन के लोग हैं, यहां पर बेवफाई गलती नहीं होती, बल्कि खानदान की बेइज्जती होती है। तलाक देना, इस पे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन एस्थर पेरेल, जो दुनिया की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट है, वो कहती है कि बेवफाई प्यार के बारे में नहीं है, ये एक तमन्ना के बारे में है, ये एक लॉन्गिंग के बारे में। ये बहुत बड़ा जुमला है जो एस्थर ने कह दिया कि ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं होती, इसका ताल्लुक प्यार ना करने या किसी और से प्यार करने के बारे में नहीं होती। ये एक लॉन्गिंग है, एक तमन्ना है जो कि अधूरी रह गई। किस चीज की तमन्ना? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि जिसका जिक्र एस्थर ने इस किताब में किया। 10 साल से बीवी या शौहर जो है वो मां भी बनी हुई है, यानी बीवी मां का किरदार निभा रही है, हस्बैंड बाप का किरदार निभा रहा है। लेकिन इसके बाद फिर से ये अपने आप को अलाइव महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अब ये एस्थर ने कोट किया है कि आप जो कैरेक्टर निभा रहे थे, आप वो कैरेक्टर निभाते निभाते थक जाते, लेकिन फिर ऐसा लम्हा आता है कि आप दोबारा से जिंदा महसूस करते हैं खुद को। अपने पार्टनर की नजरों में आप खास महसूस होना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे, तो अचानक से आप किसी की नजरों में खास महसूस करने लग जाते हैं खुद को। वो जिंदगी जीने का हक जो रिश्तेदारों ने छीन लिया था। क्या आपको पता है दोस्तों कि एस्थर लिखती है कि 58% कपल्स, और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी इंडियन कपल्स, वो जिंदा लाश की तरह एक साथ रहते हैं, और अक्सर इनमें से ऐसा होता है कि वो बच्चों के लिए ऐसे रह रहे होते हैं। 3 असल ऐसी हकीकतें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और किताब का मैं बार बार हवाला दे रहा हूं आपको। नंबर 1, जो धोखा खाता है, यानी जो विक्टिम होता है, वो हमेशा मासूम नहीं होता। एस्थर ने अपनी किताब में इसको खोल के बयान किया है कि जरूरी नहीं है कि वही मासूम हो जो विक्टिम भी है, जिसके साथ धोखा हुआ है। पेरेल ने यहां पे हजारों लोगों से बात की जिन्होंने बेवफाई की है, जिन्होंने इनफिडेलिटी की, जिन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया। और यहां पर हैरत की बात यह थी कि उनमें से बहुत लोग अपने पार्टनर से प्यार करते थे, मगर वो तन्हाई में मर रहे थे। यहां पे एक मैं मिसाल देता हूं, और इस पे एस्थर ने अपनी बुक में मिसाल दी कि एक औरत ने कहा कि मेरा शौहर मुझे 5 साल हो गए हैं, पिछले 5 साल मेरे करीब नहीं आया, उसने मुझे यहां तक नहीं कहा मैं कभी बन सवर के निकलूं भी सही, तो उससे आज तक उस शौहर ने नहीं कहा कि तुम खूबसूरत लग रही हो। तो उस लड़की के अल्फाज से जो कि एस्थर ने उस बुक में कोट किए, वो कहती है कि बेवफाई मेरी चीख थी। बेवफाई, उसके अल्फाज एग्जैक्टली ये है कि दैट इनफिडेलिटी, दैट चीटिंग वाज माय स्क्रीम, मुझे देखो। इसको एलेबरेट किया यहां पे कैसे कि अक्सर हम अपने पार्टनर को इमोशनली निग्लेक्ट करते हैं। एस्थर लिखती है, मर्दों के लिए कहा जाता है कि तुम तो कमाने वाले हो, तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तुम क्यों इमोशनल बने फिर रहे हो। औरतों के लिए कहा जाता है कि तुम मां हो, तुम बहन हो, तुम बीवी हो, अब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हें मां बन के रहना है, तुम्हें बीवी बन के रहना है। बेवफाई इंसान का वो पहलू होती है
जो कहता है कि मैं जिंदा हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं अलाइव हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं, एस्तर ने इस बुक में खोल के बयान किया है कि जो बेवफाई का अमल होता है, जो एक्ट होता है, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, बट उसके पीछे की जो कहानी है वो असल में ये होती है। अब नंबर 2 पे क्या आता है? तीसरा शख्स, थर्ड पार्टी। क्या थर्ड पार्टी असल वजह होती है? अपनी किताब में वो लिखती है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार थर्ड पार्टी ही असल वजह हो। वो होम रैकर या तीसरा इंसान अक्सर वो एक आईना होता है। वो जो थर्ड पार्टी होती है, जो कि एक कपल में घुसता है आके, वो एक आईना होता है, वो अक्स होता है जो शादी में मौजूद पहले से जो क्रैक्स होते हैं वो उनको खोल के दिखाता है। पेरल लिखती है कि बेवफाई बीमारी नहीं है, बीमारी की निशानी है, यानी इट सेल्फ डिजीज नहीं है, ये डिजीज का सिम्टम होता है। यहां पे एस्तर कहती है कि जब घर में एक ऐसा माहौल हो कि बीवी की सेहत को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा, शौहर को सिर्फ पैसे के लिए एक एटीएम मशीन समझा जाता है, सास ससुर जो है वो हर डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं, तो फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी वो खाली जगह भरने के लिए आ जाती है। मसला उस शख्स में नहीं है, अपने रिश्ते की कमजोरियों में मसला होता है, उन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। एस्तर आगे लिखती है कि क्या धोखा एक बेहतर शादी की शुरुआत बन सकता है? असल में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एस्तर ने पूरी किताब लिखी है और वो कहती है कि हां, अगर दोनों पार्टनर्स अपने इमोशनल वुंड्स, यानी अपने जज्बाती जो उनके जख्म होते हैं, उनके जो दिल के जख्म होते हैं, वो दिखाने से ना डरें, वो ओपनली बताएं कि उनके जख्म हैं क्या, उनको कहां कहां तकलीफ हुई है, माजी में भी और अब भी। एस्तर पेरेल ने एक कपल का जिक्र किया कि उन्होंने बेवफाई के बाद पहली बार बात की थी। शौहर ने कहा था कि मैं डिप्रेस रहता था और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था। बीवी ने कहा था कि मैं तुम्हारी मां के साथ रहकर थक चुकी हुई थी। अब ये वो पेन्स थी, ये वो दर्द थे उनके, जो एक दूसरे से कहना चाहते थे लेकिन कहा नहीं। उसका नतीजा क्या हो रहा था? नतीजा ये हो रहा था कि वो कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को अपना दर्द नहीं बता रहे थे, बट अपने दर्द का पेन किलर लेने के लिए वो बाहर जा रहे थे। तो दर्द जो है ना, वो एक दूसरे से अगर आप बयान नहीं करोगे तो वो किसी और फॉर्म में निकलेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये किताब जो है वो हम इंडियंस पाकिस्तानीज के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, वेस्ट में लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यहां पे क्या होता है, हम अपने दर्द को दाल चावल की तरह खा जाते हैं, हमें लगता है हमें उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। एस्तर पेरेल हमें वो टूल्स देती है जो हमारे कल्चर और हमारा सभ्यता, हमारी सोसाइटी हमें नहीं देती है। सेल्फ वर्थ देती है। नंबर 1, आपका मोल सिर्फ बीवी या शौहर बनने से नहीं होता, आप इंसान हैं, आपकी वैल्यू आपके अपने अंदर होती है। अगर आप एक हस्बैंड है, वो एक एडिशनल एक एट्रीब्यूट है आपका, आप वाइफ है, वो आपका एक रोल है, लेकिन आप एक इंसान भी तो है ना। इसमें आती है इमोशनल ऑनेस्टी। अब घर की इज्जत से ज्यादा जरूरी आपकी खुद की खुशी होती है, ठीक है, ये मानने वाली बात है, लेकिन क्या आप घर की इज्जत की खातिर खुद को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो और एक दिन क्या आता है, फट पड़ते हो? फटते किस तरह हो कि आप चीट करने लग जाते हो। फिर ऐसा लिखती है कि यू हैव टू रीबिल्ड ट्रस्ट। माफ करना जरूरी है, लेकिन पहले समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 82% इंडियंस और पाकिस्तानी औरतें, विमेन, अपनी खुशी कुर्बान करती हैं अपने खानदान के लिए। ये इस तरह के फैक्ट्स को बाकायदा तौर पे कोट किया गया था। अब बेवफाई हो गई, बेवफाई के बाद अब क्या करें? पेरेल ने 3 स्टेप्स अपने बुक में लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। नंबर 1, रोना प्लस पूछना। इसे कहते हैं द CSI फेज। अभी जरा इस पे गौर कीजिएगा। पूछो क्या, उसका नाम, कितनी देर मिले। जिन्हें धोखा खाना पड़ता है उनको डिटेल्स चाहिए होती हैं, एस्तर लिखती है, ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जोड़ सके जो बिखर गई होती हैं, तो उनको वो डिटेल्स दिया करो। जरूरी नुक्ता इसमें क्या है, बिट्रेड पार्टनर को हर सवाल का जवाब देना लाजमी है। याद रखिएगा, आप अक्सर अवॉइड करते हैं, जो बेवफाई करते हैं वो अवॉइड करते हैं, वो बात नहीं करते उसके बारे में। बेवफा शख्स अगर चुप रहा तो रिश्ता नहीं बच सकता, एस्तर ने क्लियर कर दिया। फिर नंबर 2, वो एक सवाल जो सब कुछ बदल देगा, वो ये कि ये बेवफाई तुम्हारे लिए क्या मतलब रखती थी।
ये मेरे लिए बड़ा हैरान था जब इस किताब को हमने पढ़ा कि ये सवाल कितना कितना गहरा सवाल है। जो विक्टिम होता है वो अपने उस शख्स से पूछता है कि बेवफाई तुम्हारे लिए क्या मतलब, और जब आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर होगा, हर कोई अपने हिसाब से इसका जवाब देगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप पूछ के देखिएगा अपने पार्टनर से कि ये बेवफाई तुम्हारे लिए क्या मतलब रखती थी, आपको बड़ा मुख्तलिफ जवाब मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जवाब इसमें अक्सर क्या होता है। अब एस्तर एग्जैक्टली यहाँ पे जो चीज़ पोर्ट्रे कर रही है वो लिखती है कि मैंने जब इंटरव्यूज़ किए उन लोगों के जिन्होंने जो विक्टिम थे या जिन्होंने बेवफाई की, उन्होंने क्या लिखा, वो कहते हैं कि मैं फिर से जवान महसूस करना चाहती थी या चाहता था, मैं चाहती थी या चाहता था कि कोई मुझे सुने। अब यहां पे करना क्या है आपने दोस्तों, एक नई दास्तान लिखिए, रीराइटिंग द होल स्टोरी। दो ही रास्ते हैं, एक कि हम अलग रह के देख लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, या फिर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, हम एक नए रिलेशनशिप को शुरू करते हैं जिसमें सच होगा, जिसमें डर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब जाते जाते आखिरी बात, ये किताब बेवफाई की किताब नहीं है, ये एक दरवाजा है अपने अंदर के जख्मों को देखने का। पेरल कहती है कि बेवफाई एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो रिलेशनशिप क्राइसिस का लिबास पहन कर आता है। आप चाहे जिस साइड पर रहते हो, बेवफाई का शिकार हुए हो, बेवफाई करने वाले हो या सिर्फ देखने वाले हो, ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि प्यार की गहराई दर्द के बगैर नहीं समझी जा सकती। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस किताब को पढ़िए। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे मजीद टॉपिक्स और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। मेरा नाम अली हैदर है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। अगर आपको लगता है कि आप भी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पे आपको रास्ता दिख नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा, तो मदद लेने में कोई खर्च नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में।